सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि आंसर राइटिंग हम कैसे लिखें। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के रूप में मैं BHDC 101 ले रहा हूँ, लेकिन जो भी सोशल साइंसेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, उसमें आंसर राइटिंग इसी प्रकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। ठीक है, और तो इसी को हम बेस बना के बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। ठीक है, तो 20 मार्क्स का वर्ड लिमिट होता है 600 से 800 वर्ड्स तक का। ठीक है, तो वन साइड में 300 वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर सेकंड साइड ये वाला हो गया, इसमें 300 वर्ड्स तक आते हैं। फिर ये एक साइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग मैंने 700 से 800 वर्ड्स तक का लिमिट लिया है। ठीक है, तो 3 पेजेस। ठीक है, पेज मतलब यहाँ पे वन साइड का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 साइड्स में एक क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जो लोग बहुत अधिक स्पेस छोड़ते हैं उनको मतलब ये देख लेना चाहिए कि वर्ड्स लिमिट जो है वो कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, थोड़ा कम होने पर भी चलता है। ठीक है, लेकिन कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक, तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं इसको। तो ये सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं डिग्री में, उसमें आंसर राइटिंग लगभग ऐसा ही होता है। ठीक है, आपके सब्जेक्ट के अनुसार थोड़ा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल पॉइंट्स को टच करना होता है। ठीक है, और अन्य क्वेश्चंस हैं जिसमें 2-3 पॉइंट्स को आप टच करके थोड़ा उसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन अभी मेरे पास प्रिंट आउट फर्स्ट लेसन का ही है, इसलिए मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन ही लिया है। ठीक है, वैसे तो मैं कोई दूसरा क्वेश्चन लिखना चाहता था, लेकिन आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाने के लिए मेरे पास प्रिंट आउट नहीं था, इसलिए मैंने इसी को लिया। तो देखिए यहाँ पे अब आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार कीजिए, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको ऐसा ही होगा कुछ। ठीक है, ऐसा आप क्वेश्चन पेपर रखेंगे, फिर मतलब कौन सा लिखना है ये निर्णय लेने के बाद ऐसा आप लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है विषय परिचय। तो स्ट्रक्चर ऐसा ही लिखना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आपको क्या समझ में आया उसके अनुसार आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा लिखता था। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो विषय परिचय एक फर्स्ट पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चन है उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन मीन यहाँ पे संपूर्ण विचार की रूपरेखा क्या है, आपके विचार जो है इस क्वेश्चन के बारे में, उसकी रूपरेखा क्या है, इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन में बात करते हैं। ठीक है, तो जो भी आप जानते हैं उसको थोड़ा सारांश बना के क्या है आपके विचार वो इसमें बताना होता है, आप कैसे इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, वो सब। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को कई लोगों ने लिखा है, इस कारण सभी के अपने अपने विचार हैं। कुछ विश्लेषण सभी के लगभग समान हैं तो कुछ अलग अलग हैं। इस कारण आदिकाल के नामकरण में भी हमें अलग अलग विचार देखने को मिलते हैं। जो भी हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नामकरण अधिक रूप से हमें देखने को मिलता है, जिसमें वह आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं। इस कारण उस समय में साहित्य में वीर गाथा संबंधी रचनाओं की अधिकता को तो उस समय में साहित्य में वीर गाथा संबंधी रचनाओं की अधिकता को कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने केवल विषय परिचय से रिलेटेड जो बात है वही बताया है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे बुक में दिया गया है वैसा ही लिखना है। ठीक है, जो पुस्तक में है वैसा ही लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम अपने से सब्जेक्ट रिलेटेड, क्वेश्चन रिलेटेड होना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं यदि सब्जेक्ट रिलेटेड है तो। ठीक है, अपने से ये लिखा गया है। ठीक है,
तो मतलब जब आप बुक में पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इंट्रोडक्शन कैसा देना है, ठीक है। तो ये सब अपने से लिखा गया है, तो जैसा बुक में है वैसे ही लिखना है ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सब्जेक्ट से रिलेट होना चाहिए जो भी लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका विषय विश्लेषण, ये दूसरा पार्ट होता है स्ट्रक्चर का। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है विषय विश्लेषण, ठीक है। विषय विश्लेषण में हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन है से रिलेटेड आंसर को थोड़ा बड़ा करते हैं। इसमें आप डिवीजन सब डिवीजन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए डिविजन्स एंड सब डिविजन्स। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आप राजस्थान को लीजिए, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि राजस्थान के बारे में बताओ, तो विषय विश्लेषण में आप क्या करेंगे कि राजस्थान, फिर उसमें कितने ज़िले आते हैं, फिर ज़िले के प्रमुख शहर, ऐसा सब डिवीज़न करते जाएंगे, ठीक है। ऐसा होता है विषय विश्लेषण, ठीक। तो आदिकाल को किसने कौन से नाम से कहा, ये उसका लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिस्ट होता है ना उसको हम पूरा लिख सकते हैं या फिर थोड़ा लिखकर थोड़ा छोड़ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8 पॉइंट्स है, हम 5 पॉइंट्स तक ही लिख सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैंने पूरा लिखा है। तो अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसे जो लिस्ट होते हैं इसको कैसे याद करते हैं। उसके लिए एक सरल टेक्निक है, वो ये है कि तो यहाँ पे जब भी कोई एक बड़ा सा कोई लिस्ट आपको याद करना है, ठीक है, तो उससे संबंधित एक कहानी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बार इस वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं इस लिस्ट को, ठीक है। तो इससे संबंधित मैंने एक कहानी बना ली, ठीक है। जैसे ग्रीसियन ने चारण की समस्या मिश्र बंधु से प्रारंभिक काल में, यहाँ पे काल नहीं लिख पाया, ठीक है, प्रारंभिक काल में कही, तो उन्होंने यह बात वीरगाथा वाले रामचंद्र और सिद्ध सामंत राहुल को बताई। तो उन्होंने महावीर से इस समस्या के निवारण का बीज वपन करने को कहा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने का मतलब होता है राहुल और रामचंद्र ने महावीर से इस समस्या का निवारण करने को कहा, ठीक है। तो फिर तो विश्वनाथ ने यह देख वीर काल में हजार मतलब 1000 रुपये निकाल आदिकाल में उनको देने राम कुमार को बुलाया और कहा संधि कर चारण के साथ यह भी देना उनको, ठीक है। तो यहाँ पे राम कुमार से ऐसा क्यों कहा, क्योंकि राम कुमार भी संधि काल और चारण काल कहते हैं आदिकाल को, ठीक है। तो इस कहानी में नाम के बाद कौन कौन से काल के नाम से आदिकाल को कहता है, इस कहानी में मैंने बताया है, ठीक है। ऐसा आप कोई बड़ा लिस्ट है तो उसका कहानी भी बना सकते हैं, ठीक है। आप इसका भी कोई अलग कहानी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्रीसियर ने चारण की समस्या, मतलब ग्रीसियर ने आदिकाल को चारण काल कहा, ठीक है। तो इसका विवरण मैंने अपने आंसर में दे दिया, ठीक है। कोई 5 दे सकते हैं, सभी देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। फिर तो विषय विश्लेषण में ए पार्ट फिर बी पार्ट ऐसा डिवाइड कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट होता है, विषय विश्लेषण किसी भी क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा इसमें ध्यान रखिए। तो इसका हेडिंग है नाम चयन के कारण और विवाद समस्या का विश्लेषण। ये हेडिंग सब हेडिंग है, सब डिवीजन है, ठीक है। चारण काल का नामकरण ग्रीसियर ने किया। आदिकाल का इसका कारण, चारण का नामकरण ग्रीसियर ने किया। तो इसका कारण हम उस समय के चारण लोगों को मान सकते हैं। तो चारण से यहाँ पे मीनिंग है उस समय के लोगों का वर्ग जो राजाओं के पास मंत्री के रूप में काम करते थे या व्यापारी के रूप में राज्य में रहते थे, ठीक है। तो उस काल में ये लोग युद्धों का वर्णन करते थे, इस कारण से इस काल को चारण काल कहा गया,
ठीक, तो उसी पॉइंट में से एक एक पॉइंट निकाल लिया मैंने। वहाँ पे 8 पॉइंट्स हैं, मैंने केवल 5 पॉइंट्स लिए। ठीक है, तो सबका अलग अलग एक पैरा बना दिया। ये तो यहाँ पे हमने जो पॉइंट लिखा है उसके बेसिस पर ही लिखा गया पैरा है। ठीक है, इसके लिए कुछ नया मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, जैसे राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा क्योंकि उस समय सिद्ध और राजाओं के सामंत अधिक रचना करते थे और उनका साहित्य अधिक मिलता था। ठीक है, ये कंक्लूजन मतलब इस पैरा का कंक्लूजन है। ठीक है, तो ये भी विषय विश्लेषण का ही एक पार्ट है। तो ठीक है, तो इस प्रकार अन्य लोगों ने भी आदिकाल को अलग अलग नाम दिए। बहुत से नाम लगभग समान ही हैं, कुछ नाम अलग हैं। ठीक है, फिर कुछ उदाहरण मैंने जो बताया है उसके बारे में उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण 1, 2। ठीक है, ग्रीसियन आदिकाल को चारण काल कहते हैं और उसका समय 7वीं से 14वीं शताब्दी मानते हैं। उसी प्रकार वीरगाथा काल के रूप में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं और 10वीं से 14वीं शताब्दी तक मानते हैं। तो नामकरण का आधार काल की प्रवृत्ति के अनुसार कुछ लोगों ने रखा है और तो इन सब बातों से ही नामकरण की समस्या आई है। ठीक है, तो उसको उदाहरण के रूप में मैंने थोड़ा समझाया है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल आदिकाल में चारण लोगों के साथ अन्य रचनाकारों का भी विश्लेषण करते हैं। इस कारण वह इस काल को चारण काल ना कहकर वीर गाथा काल कहते हैं। ठीक है, तो आदिकाल को चारण काल कहने से ऐसा लगता है कि केवल चारण लोगों ने ही उसमें रचना की होगी, लेकिन जब हम उसको वीर गाथा काल कहते हैं तो बहुत से लोग उसमें आ जाते हैं जो वीर काव्य की रचना करते थे। ठीक है, तो केवल चारण लोग ही नहीं, अन्य लोग भी वीर काव्य लिखते थे। इस कारण से रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा। तो ये थोड़ा अच्छा है कहने में। ठीक है, तो थोड़ा हम अपने ओर से भी कुछ बातें उसमें बता सकते हैं जो हमको लगता है कि वास्तव में वो बात है। ठीक है, फिर आदिकाल का नामकरण अलग अलग बातों को आधार मानते हुए अलग अलग लोगों ने किया। इसी कारण यह समस्या आई। आदिकाल के संबंध में यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कहा, आदिकाल के संबंध में निश्चित इतिहास का विवरण भी नहीं मिलता। यह भी नामकरण की समस्या का एक कारण माना जा सकता है। ठीक है, इस कारण साहित्य लेखकों ने अपने विचार के अनुसार आदिकाल का नामकरण किया। विशेष रूप से काल की प्रवृत्ति का आधार माना गया है। इस प्रकार ये निष्कर्ष है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर का 3rd पार्ट है। ठीक है, विषय परिचय, विषय विश्लेषण, फिर निष्कर्ष, ऐसा होता है पार्ट वाइज डिवीजन। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्येक नामकरण का अपना अलग कारण है। अध्ययन की सरलता के लिए हम आदिकाल को जब हम उपयोग करते हैं तो इससे अर्थ बहुत स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, जब हम आदिकाल के रूप में इस नाम का उपयोग करते हैं आदिकाल के लिए, आदिकाल कहने से अर्थ स्पष्ट है कि वह साहित्य के प्रारंभ का काल है। ठीक है, आदि मतलब प्रारंभ, काल मतलब समय। तो इससे किसी को भी समझ में आ जाता है कि यह काल हिंदी साहित्य के प्रारंभ का काल है। इस प्रकार हम आदिकाल के नामकरण की समस्या का विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम आदिकाल को आदिकाल कहते हैं तो अर्थ स्पष्ट समझ में आता है। ठीक है, तो वही बात निष्कर्ष में मैंने बताया है। ठीक है, तो मतलब बहुत कुछ नया तो इसमें मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन विश्लेषण किया है केवल। ठीक है, जैसे किसने क्या कहा, कहने का क्या आधार था, समस्या क्या था। ठीक है, तो अपने बातों में, अपने शब्दों में हम बता सकते हैं। ये होता है आंसर राइटिंग। ठीक है, लेकिन बात यह है कि
इसमें जितने भी प्रश्न थे उसमें ये थोड़ा कठिन प्रश्न था। ठीक है, अन्य प्रश्न कोई होता तो और भी सरल होता, पॉइंट्स उसमें कम आते। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को टच करना था, लेकिन मेरे पास प्रिंट आउट नहीं था इसलिए मैंने इसी को लिया है। लेकिन अन्य क्वेश्चन को लेता तो और भी सरलता से समझा सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए उदाहरण के लिए मैंने बताया है। ठीक है, सो थैंक यू।